आपने ना ही आपको 10th क्लास तक इसके बारे में कुछ पता है, लेकिन बिना कैलकुलस के, बिना डिफरेंशिएशन के आप ना तो +1 कर सकते हो ना +2 कर सकते हो, गारंटी है इस पर। और जो +2 का मैथमेटिक्स है, उसके +2 का कह रहा हूं, उसके बोर्ड के एग्जाम में 38 मार्क्स के आसपास आपको कैलकुलस का पेपर आता है, 100 में से 38। तो इसलिए आप कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के से बच नहीं सकते। नॉन मेडिकल तो बिल्कुल ही बच नहीं सकता। और मेडिकल अगर अच्छे से नहीं सुनेगा मेरा लेक्चर, तो वो आर्टिकल्स को नहीं समझ पाएगा। तो आज ऐसी चीज का लेक्चर है जिसके सहारे आपको फिजिक्स के बाकी आर्टिकल समझ आएंगे। इसलिए जो बच्चा आज अटेंशन से नहीं बैठेगा, मैं उस बच्चे को अक्लमंद नहीं कहूंगा। लेट्स स्टार्ट। आपको मेरा नाम पता ही है, टीचर का नाम जरूर पता होना चाहिए जिससे आपको नॉलेज लेनी है। सभी बच्चे राइट ऑन द हेडिंग। शाबाश बेटा। सबसे पहले हम एक वर्ड पढ़ रहे हैं, कैलकुलस। मैंने आपसे पूछना भी है, आप बच्चों के नेम की लिस्ट मेरे पास है, तो मैं किसी भी बच्चे का नाम लेके पूछ सकता हूँ। प्लीज बी अटेंटिव, राइट। तो कैलकुलस बेटे जानते हो कहां से बना है? इंग्लिश के वर्ड कैलकुलेट से। कैलकुलेटर से ही कैलकुलस बना है, कैलकुलेटर से ही कैलकुलेटर बना है। तो कैलकुलस का मीनिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ bulk of calculations smoothly. Process of bulk of calculations smoothly. अब ये पढ़ो, इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया। ये क्या होता है? वर्ब, और वर्ब से दो नाउन बने। पर इसके बारे में आप ऑलरेडी फेमिलियर, और डिवाइस आपने देखा ही है, कैलकुलेटर, और ये हुआ कैलकुलस। तो यहाँ पर बच्चों को पता लग गया कि काफी ज्यादा अगर कैलकुलेशन हो और उसको हमने स्मूथली करना हो और एक्यूरेटली करना हो, तो मैथ की जिस प्रोसेस का फायदा लिया जाता है उसको कैलकुलस कहते हैं। और इससे आपको कोई नॉलेज नहीं, इसलिए ध्यान से लेना। ये जो कैलकुलस है, इसके कुछ पार्ट है, राइट। फंक्शन जब ये समझ आ जाए, फिर आपको डिफरेंशिएशन का पता होना चाहिए, फिर आपको इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए, और फिर आखिर में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का पता होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन। अब टीचर ने इसको स्टेप्स पे क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है बेटे, पहली सीढ़ी पे चढ़े बिना दूसरी सीढ़ी नहीं चढ़ जाएगी, और फिर तीसरी नहीं चढ़ी जा सकती, और फिर फोर्थ नहीं चढ़ी। इस पूरे को बोलते हैं कैलकुलस। ये 38 मार्क्स का +2 के फाइनल पेपर में आएगा। लेकिन फिजिक्स में ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका भी अगर मैं इंपॉर्टेंस बताऊं, तो लगभग यू कैन से 65%, और ये 30%, और ये 5%। तो इसलिए आज हम पहले स्टेप पे कदम रखते हैं। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में इसकी भी दूंगा, राइट। तो सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए, लिख लेना चाहिए, कैलकुलस कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। सबके नाम नाम लिख लो बेटे।
आपको इसके ऊपर कमांड हासिल करनी है तो क्या सीखना है? फंक्शंस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल। समझदार बच्चे ने लिख लिया होगा। जो नहीं समझदार है वो सोचता है कि मेरे को याद रहेगा, जबकि उसको ये भी नहीं पता होता कि संडे वाले दिन उसने कौन से कपड़े डाले। नेवर बिलीव द ब्रेन। कुछ बच्चे ब्रेन पे बहुत ज्यादा यकीन कर लेते हैं, ये सेल्फ चीटिंग का एक तरीका होता है। नेवर बिलीव द ब्रेन, नोट इट डाउन। ओके बेटे, आगे बढ़ेंगे अब। शाबाश। अब मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स है। कोई बच्चा बोलता है सर, जैसे, मैं कहूंगा बेटे, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x एक ऐसा वेरिएबल हुआ जो अपनी मर्जी से अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है, इसलिए इसको डिपेंडेंट ना बोल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे x ने अपनी मर्जी से एक वैल्यू लिया 3, और सभी बच्चों को पता है स्क्वायर फंक्शन होने की वजह से y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बनेगा। तो y भी अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है x के चेंज करने से, लेकिन इसकी वैल्यू x पे डिपेंडेंट है फंक्शन की वजह से, इसलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो कोई बच्चा बोलेगा सर, फिर आप मेरे को ये बताओ कि आप फंक्शन को डिफाइन कैसे करोगे। ध्यान से सुना, मैं जो अब जो वर्डिंग बोलूंगा ध्यान से सुनो। फंक्शन एक ऐसा रूल है जिसको फॉलो करने के बाद डिपेंडेंट वेरिएबल अपनी नई वैल्यू लेता है या प्राप्त करता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल नई वैल्यू लेता है। देखो, एक्स क्या करता है? टेक्स। और वाई क्या करता है? ऑब्टेन। ऑब्टेन मैंने प्राप्त होना, जो मिलेगा लेना पड़ेगा। एक्स अपनी मर्जी से ले सकते। फिर से सुनो, यहां पर वो रूल कौन सा है? स्क्वायर है। बच्चा कहता है सर और भी फंक्शन हो सकता है, वाई नॉट। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स। सर और भी कोई फंक्शन हो सकता है? यस। यहाँ पर y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ फंक्शन कौन सा है? साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ कौन सा फंक्शन है? अंडर रूट। यहाँ कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर। तो y फंक्शन एक ऐसा रूल है जिसको फॉलो करके डिपेंडेंट वेरिएबल को नई नई वैल्यू प्राप्त होती रहेगी जब जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल नई नई वैल्यू लेगा। इज दैट क्लियर? दैट फंक्शन इज सच ए रूल following that y will take the new value, obtain the new value whenever x will take the value. इसको एक बच्चे को मैंने ऐसे समझाया था, उसको अच्छे से समझ आ गया था कि मान लो हमारे पास जूस निकालने वाली मशीन है, राइट? और नीचे मैंने ग्लास रख दिया, ग्लास में जूस। तो ग्लास को जूस मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब हम ऊपर से फ्रूट डालेंगे। पर ऐसा कभी हो सकता है कि ऊपर से संतरा डाल दें और नीचे हमें गाजर का जूस मिल जाए? नॉट पॉसिबल। ऊपर से संतरा गाजर अलग अलग डालेंगे, एक्स अपनी वैल्यू मर्जी से ले सकता है, और नीचे हमें अलग अलग जूस मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन, जूस का मतलब वाई, ऊपर से जो फ्रूट डाला मतलब एक्स, और मशीन क्या होगी? फंक्शन। और ये रूल हो गया फंक्शन। क्लियर हो गया बेटे? सो ऊपर से डाला गया फ्रूट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, मशीन क्या होगी? रूल। नीचे मिला हुआ जूस क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल वाई। इज दैट क्लियर? सो फंक्शन इज a rule following which the dependent variable obtains the new value when independent variable takes the new value. For example, function is a juice machine.
which will give different kind of juices when different kind of fruit will be put into it. Is that clear? जिन बच्चों को फंक्शन समझ आ गया, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बेटे, शाबाश। अब ये जो जूस निकालने वाली मशीन है, कभी वो स्केयर के रूप में होती है, कभी साइन के रूप में होती है, कभी अंडर रूट के रूप में होती है। मैथ की लैंग्वेज में हम मशीन नहीं बोलेंगे, हम उसको फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटे, शाबाश। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अगर मेरे पास यही कोई फंक्शन हो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ध्यान से सुना, और मैंने इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले इस पे ऊपर ग्राफ ड्रा कर दिया। ग्राफ की कोई शेप हो सकती है अलग अलग, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन क्या है। साइन फंक्शन है, कोई और तरह का ग्राफ होगा, स्केयर फंक्शन है, कोई और तरह का। तो हमने जनरल में ये एक ग्राफ ड्रा कर दिया। ध्यान से सुनना। अब योर अटेंशन, अब कोई बच्चा मेरे से पूछे, सर मान लो x की वैल्यू में मैंने इतना डिफरेंस लेके आया, डिफरेंस इन x, ओके, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली y में कितना डिफरेंस आएगा। मैं कहूंगा बेटे वो तो फंक्शन पे डिपेंड होएगा। मान लो dy इज द डिफरेंस इन y, राइट। बच्चा कहता है सर एग्जांपल दे सकते हो, मैंने कहा यस। मान लो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो, पहली बार मैंने x को 2 रखा, तो y की वैल्यू होगी 8 क्यूब की वजह से। फिर मैंने x को कर दिया 3, तो y की वैल्यू 3 का क्यूब देखो 27। तो आप देखो x में कितना डिफरेंस आया, 3 माइनस 2, x का डिफरेंस आ गया 1, और y का कितना डिफरेंस आया, 27 माइनस 8, 19 आ गया, करेक्ट। तो डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x, इसको बोलते हैं dy बाय dx। और इसको सिंपल लैंग्वेज में हम डी डी, इसको हम dy बाय dx बोलते हैं, या इसको ऐसे भी बोलते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। है क्या ये, यही है कि जब x की वैल्यू में इतना डिफरेंस लाया जाए तो y की वैल्यू में कितना डिफरेंस आएगा, इस रेशो को बोलते हैं। और मैथ की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ये तो टर्मिनोलॉजी होगी, स्पीकिंग टर्मिनोलॉजी। मैथ की लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं बेटे, इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कोई बच्चा बोलेगा सर x और y का वही मीनिंग है जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। आंसर इज यस, ठीक है। अब इस चीज को निकालने का एक मेथड होता है, किसको, dy बाय dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इस चीज को निकालने का जो मेथड होता है, उस मेथड को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जो मैं आज आपको सिखाऊंगा। डिफरेंशिएशन इज द मेथड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, समझ गए। और अगर मैंने इसको ग्राफिकली बताना हो तो ध्यान से सुनो, ग्राफिकली कैसे बताऊंगा। मान लो यहां से लेकर यहां तक x का डिफरेंस है dx, तो मैंने इसको ग्राफ को कट करा, ओके। फिर उसके बाद इसने यहां y को कट करा और इधर y को कट करा, तो इसकी हाइट क्या होगी, ये वाली हाइट क्या होगी, देखो y की नई वैल्यू, y की पुरानी वैल्यू, तो डिफरेंस को बोलेंगे dy। और अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल पूरी कर दूं ये वाली, और यहां थीटा बना दूं,
और अपने बच्चों से पूछूं बेटे इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास डी एक्स भी आ गया, बेस आ गया और परपेंडिकुलर आ गया, मेरे को tan थीटा बताओ। बच्चा बोलेगा सर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर जूनियर क्लासेस की नॉलेज थोड़ी सी भी आपको याद है तो tan थीटा को स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप। तो आप कहोगे सर इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपने tan थीटा निकाला तो ये तो आपका वही आ गया जो आप यहां बोल रहे थे। यस, स्लोप का मतलब ही डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चा कहता है सर मैं तो फिर इसको ग्राफ से निकाल सकता हूँ। यस, ग्राफ से निकालने का तरीका स्लोप का एक मेथड है, लेकिन उसको एक नई प्रोसेस से निकालना दूसरा मेथड है और उस दूसरे मेथड का नाम है डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ क्या लिखा है, डिफरेंस इन एक्स, यहाँ क्या लिखा है, डिफरेंस इन वाई। तो इंग्लिश का जो वर्ड डिफरेंस है बेटे उसी से डिफरेंशिएशन वर्ड बनाया है। मोटा मोटा आइडिया हुआ डिफरेंशिएशन क्या होता है। इफ यस रेज योर राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड। गुड, वॉइस का नहीं है पीछे से खड़ा। अब आपको पूछना चाहिए सर अगर ये सारी चीज का हमें बेसिक आइडिया हो गया तो आप हमें अब ये सिखाओ ये होता क्या डिफरेंशिएशन। क्लियर, तो मैं इसको सिखाता हूँ बेटे, शाबाश। डिफरेंशिएशन के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, फार्मूलाज फॉलो करनी पड़ती है। पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं बेटे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पहले बनी थी, बेटे में एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पहले बनी थी या वेलोसिटी की। बच्चा बोलेगा सर वेलोसिटी की। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में आता है एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी में चेंज आया कितने टाइम में। तो इसका मतलब ये बेसिक है ये एडवांस है। फिर मैं पूछूं बेटे वेलोसिटी पहले आई थी या डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चा बोलेगा सर डिस्प्लेसमेंट पहले, कैसे पता, क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन में ये आता है वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब जब हम इधर को जाते हैं तो हम एडवांस टर्म्स की तरफ जाते हैं। इसका मतलब जब हम इधर को जाते हैं तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, तब हम बेसिक टर्म्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको एडवांस टर्म निकालनी हो, बेसिक दी हो, या एडवांस टर्म निकालनी हो बेसिक दी हो, ऐसे हो, उधर को जाना हमारा टारगेट हो, तब आपको कैलकुलस का जो पार्ट यूज करना पड़ता है उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जब बच्चा समझ गया कि डिफरेंशिएशन कब यूज करना है, इसीलिए मैंने डी को बड़ा कराया एडवांस से, ताकि आपको मेमोरी टर्म्स याद रहे, मेमोरी टूल कि एडवांस टर्म निकालनी हो बेसिक दी हो, बेसिक दी एडवांस निकालना है, या ये बेसिक दी एडवांस पूछा गया हो, तब आपको डिफरेंशिएशन। और अगर एडवांस दी हो बेसिक निकालनी, एडवांस दी हो बेसिक निकालनी, तब आपको इंटेग्रेशन यूज करनी पड़ती है, जो कि कैलकुलस का दूसरा पार्ट, वो भी हम सीखेंगे आने वाले लेक्चर में। सभी बच्चों को पता लग गया कि डिफरेंशिएशन और इंटेग्रेशन दोनों में से कौन सी कब यूज करनी है, व्हेन, विच वन, व्हेन विच वन। बोलो यस या नो, रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। बेटे राइट हैंड खड़ा करना अगर आपको समझ आ गया, दोनों अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड खड़ा करना। ओके डाउन।
इसका मतलब आपको अब डिफरेंशिएशन को सिखाने का वक्त आ गया। बिल्कुल, आपको ये पता लग गया कि ये होती क्या है, डिफरेंस वर्ड से बनी है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, दोनों में से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कौन सा कब यूज करना है। इंटीग्रेशन की बात बाद में करेंगे किसी और दिन, आज हम शुरू डिटेल में कर ले डिफरेंशिएशन की बात। ठीक है बेटे, अब मान लो मेरे पास ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन 7 साइन x रेज टू पावर 7। ये मैंने एक फंक्शन निकाल डाल दिया और आपसे पूछ लिया मेरे को डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकाल के बताओ, डिफरेंशिएशन फॉलो कर। इंपॉर्टेंट, अब जो आपने बात करनी है ना बेटे, सारा ध्यान आपका इधर होना चाहिए। जो मैं आपको कुछ रूल्स सिखाने लगा हूं, देखो क्या, जब तक आपको ये रूल नहीं पता तब तक आप ये डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते। ये आपने रट्टा मारना है, इधर मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा। लिसन, अगर आपके पास डी डी एक्स निकालना हो और फंक्शन के साथ यहां पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो या कांस्टेंट डिवाइड हो रहा हो और यहां पर आपका फंक्शन हो और ये इतनी चीज का आपने डिफरेंशिएशन करना हो, तो रूल ये कहता है, ध्यान से सुना, न्यूमरेटर वाला या डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जो मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ आए, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आए, वो अगले स्टेप में एज इट इज बाहर आ जाता है। तो कांस्टेंट यहां आ जाएगा, कांस्टेंट डैश यहां पर आ जाएगा एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यहां पर आ जाएगा। यानी बच्चा मेरे से कहेगा सर आपका मतलब यह है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में अगर कोई कांस्टेंट आ जाए मल्टी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होकर, तो वो डेरिवेटिव के साइन से बाहर आ जाता है। आई विल से यस। दूसरा रूल, अगर कोई डेरिवेटिव हमें ऐसा निकालना हो कि वो साइन का एंगल हो, एंगल कैन बी एनीथिंग, तब तो रूल ये कहता है कि आपको ये रट्टा मारना है, ये वाला पार्ट कम से कम ऐसे 25 फार्मूले आपको रट्टा मारने होते हैं। तो रूल ये कहता है कि कॉस ऑफ दैट एंगल लिख दो, लेकिन जो अकेला एंगल है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना होता है, उसके डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करना। बच्चा कहता है सर और भी कोई रूल लगेगा? यस, इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको तीन चीजें समझा दूंगा, एक और बताता हूं। अगर डी डी एक्स ऐसा हो, ध्यान से सुनना, अब ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, यहां पर वेरिएबल हो और उसकी पावर कांस्टेंट हो। कोई बच्चा कहता है सर ये वेरिएबल एक्स के बिना भी हो सकता है। यस, हो सकता है, चलो आप इसको अलग कर लेते हैं, जेड वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल कौन सा होता है? विच कैन चेंज इट्स वैल्यू, चेंज, वेरी प्लस एबल। ओके, जेड की पावर एन लगा लो, एन कांस्टेंट है, जैसे जेड का क्यूब, जैसे जेड की पावर 5। ओके, तो जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, अलजेब्रिक वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, तो फार्मूला ये याद रखना, कांस्टेंट यहां पर वेरिएबल की पावर को एक से रिड्यूस कर दो, यानी अगर यहाँ 5 पावर है तो 5z 5 - 1, और मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर डी डी एक्स, नीचे वाला वेरिएबल x और ऊपर वाला वेरिएबल अकेला यहाँ पर बिना पावर के। ये तीन रूल है। अब इन तीन रूलों को प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैंने एक ही क्वेश्चन में डाल दिया। अब देखो हम इनको लगा के दिखाते हैं, ध्यान से देखना बेटे, योर अटेंशन, योर अटेंशन, वेरी वेरी अटेंशन। देखो बेटे, सबसे पहले इस y को यहां पुट कर, तो हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ 7 साइन, एंगल कौन सा है हमारा? ये वाला ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, यहां करली ब्रैकेट। तो रूल क्या कहता है
कि 7 एक प्योर कांस्टेंट है जो कि फंक्शन के साथ, हमारा फंक्शन कौन सा, साइन फंक्शन, उसके साथ मल्टीप्लाई होकर आया। तो रूल ये कहता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव का कमांड अंदर चला जाता है। ओके, तो इसका मतलब अगले स्टेप में 7 को आउट कर देंगे। इसका मतलब ये क्या होगा, 7 डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर 7। देखो ये वाला मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट बाहर आ गया। जितने बच्चों को यहां तक समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड, क्योंकि अब मुश्किल चीज आनी है। शाबाश। जिनको नहीं आया बेटे, जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे, जाओ मेरी क्लास से बस, या तो लेफ्ट हैंड खड़ा करो या राइट हैंड खड़ा करो। जिनका दोनों में से कोई हाथ नहीं है वो क्लास छोड़ दो। एक हाथ खड़ा करना ही करना आपने। हैव यू अंडरस्टूड इट? मैं पकड़ लेना है बेटे, कौन से बच्चे का हाथ खड़ा ही नहीं हुआ लेफ्ट और राइट में से। तो मैक्सिमम बच्चों का राइट हैंड खड़ा। थैंक यू, थैंक यू, शाबाश। थोड़ी सी सख्ती करनी जरूरी होती है, क्योंकि टीचर को पता होता है किस बात में बच्चों का बेटरमेंट है। शाबाश। अब आगे सुनो। अब ये कौन सा फंक्शन है, साइन है। अंदर क्या है, एंगल। ये पढ़ो, साइन के अंदर एंगल हो तो क्या करता है, अगला स्टेप 7 एज इट इज, साइन का क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है फार्मूले के मुताबिक। आप कहोगे सर ये फार्मूले आए कहां से, इसका प्रूफ ऑफ +2 में पढ़ोगे। फिजिक्स में मैं प्रूफ नहीं कराता, वो मैथ वालों का काम है। अब साइन की जगह कॉस लगा दिया, एंगल जो होता है वो एज इट इज आ जाता है। तो मेरा एंगल क्या, x⁻7। आगे क्या करना है, चेन रूल कहता है, चेन रूल कहता है अकेले एंगल का भी डेरिवेटिव करना है साथ में। ये लो, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 7। आगे चलते हैं, 7 एज इट इज, कॉस एज इट इज, एंगल एज इट इज। अब यहां पहुंचो, ये क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। दूसरा रूल लग गया, ये लगाना है। अब मैंने ध्यान से देखना, यहाँ 7, ये लो 7, जैसे n लगाया उसने, x की पावर n-1, z की पावर, और मेरा x है वेरिएबल में, x की पावर 7-1 करूंगा। आगे देखो, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। मेरा तो x है, z है ही नहीं, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब मेरे क्वेश्चन में ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, ऊपर नीचे, ये कट जाएगी। बाकी का क्या आ गया, 7 कॉस एंगल, और इसको क्या लिख रहे हैं, 7x6 रेस्ट। अब बच्चा बोलेगा सर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल। इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, 49। इस x की पावर 6 को इधर ले आओ, और ये कॉस वाला थोड़ा पीछे लिख दो। लास्ट वाला स्टेप जरूरी नहीं है वैसे। तो ये क्या हो गया, आंसर। इस तरह से हमने डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसको देखो, पूरा बच्चे मिलाकर देखो, एक एक स्टेप दोबारा देखो, मिलाकर इसके साथ। क्या अगर आपको ये 3 चीजें याद हो, क्या आप इसको कर पाओगे कि नहीं? शाबाश, थिंक इट ओवर। जो बच्चे को लगता है कि हाँ मेरे को समझ आ गया, बस हल्की सी प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, प्लीज रेज योर राइट। शाबाश। लेट मी सी, आखिर में। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो अब हम, अब सब बच्चा कहता है सर हम ये सारा नोट करें, तो अब बाकी तो बहुत से सामने मिल जाएंगे, ये मेनली नोट करने के लिए रूल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटे, शाबाश। लेट मी प्रोसीड फर्दर। अब टीचर एक और चीज सिखाने लगा अपने बच्चों को। इधर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, लेकिन क्वेश्चन के बहाने मैंने ये रूल सिखाने हैं आपको। क्वेश्चन क्या है मेरा, इफ y इज इक्वल टू cos
ए एक्स क्यूब प्लस बी, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मेरे को निकालना। बेटे शाबाश, इधर आ जाओ, मैं अपने बच्चों को कुछ रूल्स सिखाऊंगा, उन रूल्स को अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये बच्चा जरा खड़ा हो जाए, अनमोल प्रीत, अनमोल है बेटे बच्चा, रैंडमली बुला रहा हूं, है ही नहीं बच्चा, चलो कोई बात। अब इधर आओ, किसके लिए रूल सुनो, नो डेविएशन। मैंने क्या बोला था, जिसको आज का लेक्चर नहीं पता लगा उसको फिजिक्स के आधे आर्टिकल समझ में नहीं आए। तो लिखो, देखो जैसे मेरे पास ये हो डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ सर्टन एंगल, देखो इस बार टीचर ने फंक्शन कौन सा बनता बना दिया, कोसाइन। तो आंसर क्या है, आंसर है माइनस साइन ऑफ दैट एंगल, चेन रूल इनटू डी डी एक्स ऑफ ओनली एंगल। एक रूल ये है। और क्या सिखा सकता है टीचर, टीचर ये भी सिखा रहा है कि अगर मेरे पास ये हो टी डी एक्स ऑफ, ध्यान से सुनना ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर काफी सारे फंक्शन हो, फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री, लेकिन ये फंक्शन तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये फंक्शन प्लस या माइनस से सेपरेटेड हो, याद रहे मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होना चाहिए दोनों फंक्शन, प्लस या माइनस से सेपरेटेड हो, तब ब्रैकेट ओपनिंग फैसिलिटी लग सकती है। यानी ये वाला डेरिवेटिव अलग अलग से फंक्शंस को कमांड देगा, जैसे ब्रैकेट खुल जाए, प्लस वाला यहां आ गया डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस वाला यहां आ गया डी डी एक्स ऑफ थर्ड फंक्शन। दूसरे शब्दों में बोलोगे आप, सर डू यू मीन when functions are separated by plus and minus sign and there is a common command of differentiation, then bracket opening facility is valid in differentiation, ऐसा कह रहे हो सर आप? ना, आंसर इज यस, मैं कहूंगा बिल्कुल ऐसा ही कह रहा हूं। तो आओ इसको लगा के देखते हैं। याद रखना है मैथ के अंदर एक्स वाई जेड टी आर, ये सिंबल जनरली वेरिएबल के लिए यूज होते हैं, और ए बी सी एन एम, ये सिंबल्स यूजुअली कांस्टेंट्स के लिए यूज होते हैं। ये वाले कौन से बताए बेटे, वेरिएबल, पूरे वर्ल्ड में ये ट्रेंड बना हुआ है। अब आ जाओ वापिस, इसका मतलब बच्चा कहेगा सर आपका मतलब ए कांस्टेंट है यहाँ पर, आई विल से यस, बी भी कांस्टेंट है, आई विल से यस, एक्स तो लेकिन वेरिएबल है ना सर, आपने ऊपर वाले में लिखा, आई विल से यस। तो अब इसको करना कैसे, सबसे पहले y की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स में y की वैल्यू पुट करने लगा हूं बेटे, कॉस ए एक्स क्यूब प्लस बी, अब कर ली ब्रैकेट। अब बच्चा कहते सर अब क्या करोगे, मैं कहूंगा मेरा फंक्शन कौन सा है, कॉस, और ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ए एक्स क्यूब प्लस बी, एंगल। तो क्या रूल सिखाया टीचर ने, कॉस की बजाय साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन लगा के एंगल एज इट इज उतर जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ एंगल को अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको चेन रूल बोलते हैं। आगे फिर कॉस की बजाय मैंने साइन कर दिया, माइनस लगा ही दिया, और एंगल को एज इट इज लिख दिया। आगे क्या करना है, अकेले एंगल का डेरिवेटिव करना है, लो कर देते हैं, डी डी एक्स ऑफ एंगल क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी, ओके।
अब क्या करें, माइनस साइन एज इट इज लिखेंगे। अब क्या करें, अब देखो यहां पर दो फंक्शन आ गए, एक और दो, दोनों को सेपरेट किससे करा हुआ है, प्लस से। अब क्या करती है, ये वाला रूल क्या कहता है, ब्रैकेट ओपनिंग फैसिलिटी इज वैलिड, लगाते हैं फिर। ओके, तो मैंने यहां पर बड़ी ब्रैकेट बना दी, पहली बार मैंने डी डी एक्स की कमांड इसको दी, ए एक्स क्यूब। दूसरी बार डी डी एक्स, ये प्लस यहीं पर आ गया, डी डी एक्स की कमांड, डिफरेंशिएशन की कमांड सेकंड फंक्शन को दी जो कि बी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, माइनस साइन, ये वाला एज इट इज। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुना, जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करने लगा तो मैंने देखा एक्स क्यूब के फंक्शन के साथ कांस्टेंट ए मल्टीप्लाई के रूप में आ रहा है। अभी अभी जो बैक साइड जो हमने लेक्चर इरेज कर दिया उसमें मैंने सिखाया था, अगर फंक्शन कोई न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई के साथ आ जाए फंक्शन के, तो वो डेरिवेटिव के साइन से बाहर आ जाता है। इसका मतलब ये यहां आ जाएगा, तो ए डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस, यहां पर देखो क्या आ गया, बी, जो कि एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को प्योर कांस्टेंट बोलेंगे। सर प्योर कांस्टेंट, इस वाली चीज को नहीं बोलोगे प्योर कांस्टेंट, मैं कहूंगा नहीं बोलेंगे बेटे, इसके साथ तो एक्स के रूप में वेरिएबल मल्टीप्लाई होकर आ गया, इसके साथ कोई वेरिएबल लगा ही नहीं है, देखो इनमें से कोई भी वेरिएबल नहीं लगा, बी के साथ अकेला कांस्टेंट आ गया। बिल्कुल, जब अकेला कांस्टेंट आए तो उसको प्योर कांस्टेंट बोलते हैं, और प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। सर ये तो आपने सिखाया नहीं, अभी सिखा देते हैं एक रूल और, याद रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ प्योर कांस्टेंट हमेशा जीरो होता है, याद रखना है। सर क्यों होता है जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू में डिफरेंस ना लाया जा सके, और डिफरेंशिएशन का वर्ड कहां से बना था, डिफरेंस से। जिस चीज में डिफरेंस ही ना लाया जा सके उसमें डिफरेंशिएशन कोई भी चेंज नहीं ला पाती, इसका मतलब उसमें डिफरेंस ही नहीं आ सकता, तो आंसर इज जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ प्योर कांस्टेंट इज जीरो, तो इसलिए टीचर ने यहां जीरो लिख दिया। अब यहां पर क्या करेगा, वही जो पिछले वाले कराया था मैंने, यहां पर लिखा था थोड़ी देर पहले, z की पावर n, पिछले पेज पे लिखा था z की पावर n। ओके, तो वो वाला क्या लिखा था, वैसे मैं दोबारा लिख देता हूं अगर आपको डाउट है, डी डी एक्स ऑफ जेड की पावर n लिखाया था मैंने, तो n z की पावर n-1, चेन रूल डी डी एक्स ऑफ जेड। अब हम यही बोल गएंगे, माइनस साइन ए एक्स क्यूब प्लस बी, करली ब्रैकेट स्टार्ट्स ए। अब देखो एक्स की क्यूब के ऊपर मैं ये लगाने लगा, क्या लगाऊं, 3x3-1, चेन रूल डी डी एक्स ऑफ एक्स, जैसे डी डी एक्स ऑफ जेड था, और जीरो को तो छोड़ ही दो। अब ये ऊपर नीचे सेम आ गया, dx dx, ये कट के 1 आ गया, बस हम बाकी को सेट करके लिख दो, 3 और a सबसे आगे खींच के ले जाते हैं, -3a, एक्स की पावर देखो गौर से स्क्वायर है, आ जाओ, एक्स का स्क्वायर, बाद में ये साइन लिख दो, साइन ए एक्स क्यूब प्लस बी। तो बच्चे बोलेगा सर क्या ये आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब कोई बच्चा कहता है सर जब आप समझा रहे हो ना, तो हमें पल्ले पड़ रही है, लेकिन हमारे हमारे खुद को महसूस तो हम ये स्टेप खुद से सही सही करते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, सुना होगा आपने, मेक्स ए मैन नियर परफेक्शन। ओके, तो इस तरह से आपने दूसरा रूल
रूल, और ये तो पुराना पिछले क्वेश्चन वो भी हमने इनको देख के ऐसे फील करा कि चीज किस बच्चे को समझ आ गई। रेज योर राइट, रेज योर राइट हैंड। शाबाश, गुड गुड। और एक बात याद रहे, अगर कोई दूसरा बंदा साइकिल चलाता है ना तो बड़ा इजी लगता है, बैठना है, पैडल मारने हैं, साइकिल चलनी। पता कब लगता है? जब खुद साइकिल चलाना हो। इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने आपको कब पता चलेगा असली में आप कर पा रहे हो कि नहीं? बाय पिकिंग अप एंड डूइंग प्रैक्टिस। सर हम क्वेश्चन कहाँ से लेंगे? +1 की प्राइवेट पब्लिशर, प्राइवेट पब्लिशर की कोई भी बुक हो उसके फ्रंट सरकारी बुक है उसके बिल्कुल आखिर, सबसे आखिर में। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करने वाली। Excuse me, sir, your voice is not clear. वॉइस नॉट क्लियर? एक मिनट बेटे, मैं ना ये माइक अब कुछ फर्क है पहले से? अब ठीक है बेटे? Yes, sir. ओके, इसका मतलब मेरे को अपना मूवमेंट का रेंज कम करना पड़ेगा। लो एक और क्वेश्चन सीखते हैं। शाबाश। इससे पहले मैं एक चीज ये बताऊं, देखिए कोई पुरानी चीज तो नहीं भूल गया मेरा बच्चा? ये वाला याद है सारा? गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है ये, y इज इक्वल टू a⁻²x। कोई बच्चा मेरे से ये पूछे जितना आप कराते हैं करार करा दोगे, कमांड हासिल करने फिजिक्स के आर्टिकल समझ आ जाए, तो आंसर इज 95। Sir, voice is not clear. अभी सेटिंग करते हैं, दोबारा से कनेक्ट। Recording in progress. Am I clearly audible? Your voice is cracked. From our end it is very clear. आपकी तरफ इको आ रही है, हम आपके टीचर को फोन करके अभी सेट करवाते हैं। आपकी तरफ से थोड़ा सा है, हमारा बिल्कुल सिग्नल सही जा रहा है, यहाँ पर इंडिकेशन आ रही, आपको सही करवाते हैं। ये आ रही है सर। कितने आप बुक में ये फार्मूले लिख लो प्लीज, राइट डाउन दिस फार्मूला।
टीचर बेटे अब कुछ आवाज साफ है पहले से? चलो बेटे ठीक है, फिर करते हैं। अब इन दोनों फार्मूलाज को ध्यान से देखो। ये फार्मूला हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में करा है। यहाँ पर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, ये वाला। लेकिन यहाँ देखो, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, रिवर्स कर दिए। पहले वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, अब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। तब आपको ये फार्मूला याद रखना, एज इट इज लिखना है, a रेज टू पावर y, फिर log ऑफ a टू द बेस e, फिर चेन रूल में dy बाय dx। y क्या है? वेरिएबल के रूप में पावर है। a क्या है? कांस्टेंट है। अब ये फार्मूले को मैं यहाँ लगाना सिखा रहा हूं, गौर से देखो। अगर हमारा ये फंक्शन हो, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, तो हमें डेरिवेटिव कैसे निकालना है? सबसे पहला स्टेप है कि y की वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे ही y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा dy बाय dx क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा। अब क्या ये फॉर्मेट इससे मैच करता है? हाँ जी सर करता है। कैसे? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वहां पर वेरिएबल y है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, यहां पर वेरिएबल 2x है, बस इतना ही फर्क है। सर हम मुझे कैसे पता है x वेरिएबल है कि y नहीं है? क्योंकि कन्वेंशन है x y z r t, ये वेरिएबल के सिंबल चलेंगे डिफरेंशिएशन में। a b c n m p, ये कॉन्स्टेंट्स के सिंबल चलेंगे। ओके, तो रूल ये कहता है कि पहले तो जितना इधर लिखा हुआ है सेम यहां पर लिख दो। ओके, लिख दिया। फिर रूल ये कहता है कि लॉग ले लो कांस्टेंट का टू द बेस ई, लेकिन कांस्टेंट की पावर नहीं लगानी, यहां पर पावर 2 है हम नहीं लगाते। लॉग कांस्टेंट फिर रूल क्या कहते हैं? जो पावर लगी हुई है करना है, यहाँ पर देखो। तो हमारी पावर डी डी एक्स ऑफ, मिलाकर देखो क्या है? अब अगला स्टेप क्या है? इतनी चीज तो एज आखिर क्या करें? यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड है वेरिएबल एक्स के साथ, और मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट बाहर आ जाता है डेरिवेटिव से। अंदर क्या बच गया? ये बच गया। अब ये दोनों ऊपर नीचे सेम चीज है, इसका कट के आंसर 1 आ जाएगा, छोड़ दो। तो इस 2 को आगे ले जाओ, तो ओवरऑल आंसर क्या बन गया? 2 a रेज टू पावर 2x log of a to the base e. This is your answer. तो क्या बेटे आपको समझ आया? ये सिग्नल चला गया क्या? If you have understood, please raise your right hand. Recording in progress.
यस और नो बेटे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, आवाज आ रही मेरी बच्चे? आवाज ही नहीं आ रही। एम आई ऑडिबल? Yes. अब हमने डिफरेंशिएशन के 2 क्वेश्चन और करने हैं, छोटे छोटे, मैं फास्ट कर दूंगा बस, ठीक है? तो हमारी ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी, राइट? देखो, एक क्वेश्चन मेरे पास ये है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ स्क्वायर अंडर रूट एक्स, फाइंड dy बाय dx। मैंने एक बच्चे से पूछा ये कैसे करोगे? वो बच्चा मेरे को बोलता है, सर आपने हमें कॉस वाला फार्मूला सिखाया तो था, डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ सर्टन एंगल इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ दैट एंगल इनटू डी डी एक्स ऑफ ओनली एंगल। आपने सिखाया तो था, ये वाला लगा दूंगा मैं। तो मैंने कहा बेटे ये नहीं लगा सकते आप। क्यों नहीं लगा सकते सर? ये भी कॉस फंक्शन है, ये भी कॉस फंक्शन है। तो मैंने कहा बेटे गौर से देखो, यहां पर कॉस की पावर 1 है, यानी कि ये लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और यहां पर कॉस की पावर स्क्वायर है। जब तक इस पावर को तो सिंगल में कन्वर्ट करने का मेथड नहीं निकाल पाते, तब तक आप लगा ही नहीं सकते ये तो सर मैं क्या करूं फिर? इसका मतलब है आपको यहां से लीनियर फंक्शन में आने का ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई फार्मूला पहले लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन हो सकती है। तो कौन सा फार्मूला है सर वो? ये देखो, कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ सर्टन एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस स्क्वायर एंगल -1। कोई बच्चे कहते सर मैंने तो ये फार्मूला नहीं सुना, पहले नहीं सुना तो अब सुनो भाई, याद करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ये आप फार्मूला कम से कम +2 खत्म होते होते कम से कम 15 बार यूज होएगा आर्टिकल्स में, 15 टाइम्स। अभी याद कर लो। तो बच्चा कहेगा सर इससे यहाँ क्या फायदा हो सकता है? तो मैं कहूंगा बेटे ये देखो, कॉस स्क्वायर वाली टर्म है ना, हम भी कॉस स्क्वायर वाली टर्म को अलग करते हैं। कैसे करेंगे सर? पहले तो को इधर लाओ, कॉस 2 थीटा -1 उधर से इधर आके +1 हो गया, उधर क्या बच गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करें? मैं कहूंगा बेटे इस 2 को नीचे ले आओ, 2 को नीचे ले आओ, तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ, इन द ब्रैकेट ये सारा, कॉस 2 थीटा +1, ऐसे बन गया। तो सर इसका फायदा क्या है? मैं कहूंगा ये देखो बेटे, आप थीटा की बजाय अंडर रूट एक्स मान लो, थीटा की बजाय अंडर रूट एक्स, तो सारे का सारा फार्मूला बन जाएगा। सर उससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि कॉस का स्क्वायर खत्म होके पावर 1 बन जाएगा। देखो 1 पावर आते ही ये रूल लगा सकते हैं। तो सर क्या इसका मतलब हम यहाँ ये लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स, देखो इसी को देखते हुए, हाफ कॉस ऑफ, आपने थीटा का डबल किया है, ट्वाइस ऑफ रूट एक्स +1। और जैसे यहां करली ब्रैकेट डाली है सर, क्या हम वैसे करली ब्रैकेट डाल सकते हैं? बिल्कुल डालना पड़ेगा। मतलब है y की ये वैल्यू यहां पुट करने की बजाय, तो ये भी तो y ही है सर, तो y की क्यों ना यही वैल्यू पुट कर दें? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। यस, इसका मतलब dy बाई dx क्या हो गया? वैल्यू पुट कर देते हैं, डी डी एक्स ऑफ हाफ कॉस ऑफ ट्वाइस रूट एक्स +1 करली ब्रैकेट स्टार्ट्स, और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्या करें सर? तो मैं कहूंगा बेटे ये देखो, ये इतना फंक्शन है हमारा,
फंक्शन के साथ ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड पोज में आ गया।